हेलो, वेलकम टू एसपीसी एकेडमी। मैं आई एम यूसुफ, बी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी। तो आज की इस वीडियो में हम सिक्स सिग्मा के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करेंगे इसके शॉर्ट डेफिनेशन से। देन फिर हम मूव करेंगे कि क्या क्या मेथडोलॉजीज़ हैं जो कि सिक्स सिग्मा में यूज़ होती हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। देन हम ये देखेंगे कि इसके अंदर ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनको हम है यूटिलाइज़ करके हम उसके सिक्स सिग्मा का जो सिस्टम है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फील्ड में। देन इन द लास्ट हम एक केस स्टडी देखेंगे जिसके अंदर हम स्टेप बाय सिक्स सिग्मा के सारे जो भी स्टेप्स हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारे पास क्या रिज़ल्ट थे, और फिर उसके बाद जब हमने इम्प्लीमेंट कर दिया उसके बाद हमारे पास क्या इम्प्रूवमेंट आई, किस तरह से इम्प्रूवमेंट आई। तो ये अच्छा, ये बिफोर फर्दर मूविंग ऑन मैं एक बात क्लियर कर दूँ, ये जो सिक्स सिग्मा है ये हम इसकी कोई एप्लीकेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये सिर्फ इतनी किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ही अप्लाई हो सकता है। ये आप कहीं पे भी अपनी डेली लाइफ में भी सिक्स सिग्मा को अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग स्टडी हमें कोई भी नोट्स बनाने हैं या एक हमें टाइम गिवन है उसमें हमें पेपर्स की तैयारी करनी है, उसके अंदर भी हम सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रोफेशनल इंडस्ट्री लेवल पर ही सिक्स सिग्मा को हम इम्प्लीमेंट करें प्रोसेस वाइज। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। सिक्स सिग्मा बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके हम अपने जो डिफ़ेक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। डिफ़ेक्ट्स या वेरिएशंस कह सकते हैं, हमारे जो प्रोसेस में वेरिएशंस आ रही हैं उनको हम जितनी भी क्वांटिटी में आ रही है एक नंबर ऑफ़ क्वांटिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव है सिक्स सिग्मा का, जो मेन गोल होता है इम्प्लीमेंट जो हम करते हैं, क्यों करते हैं, उस वजह से कि हमारे पास जो आउटपुट आता है डिफरेंट, हम जब भी किसी प्रोसेस का आउटपुट लें सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो वो उसके अंदर जो डिफ़ेक्ट्स आए वो 3.4 डिफ़ेक्ट्स पर मिलियन यूनिट्स आए। ये हमारा जो है मेन गोल होता है जब भी हम किसी सिस्टम में सिक्स सिग्मा अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आखिर में आउटपुट में 3.4 डिफ़ेक्ट्स पर मिलियन यूनिट्स आने चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा हम डिफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, और होते भी हैं। तो ये तो इसकी हो गई शॉर्ट डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद इसको जान थोड़ा सा और इसकी डिटेल्स देख लेते हैं सिक्स सिग्मा की। सिग्मा बेसिकली एक ग्रीक सिंबल है जो कि स्टैटिस्टिकल टर्म्स में यूज़ होता है फॉर मेजरिंग वेरिएशंस इन दी प्रोसेस। वेरिएशन फ्रॉम व्हाट? वेरिएशन फ्रॉम दी मीन। ठीक है, हम इसको जब समझने की कोशिश करते हैं एक ग्राफ से, ये मैंने जो ग्राफ बनाया है ये बेल शेप्ड कर्व ग्राफ है, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो हमारा मेन पॉइंट है उसके अंदर से वेरिएशंस पता चल रही होती हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर बेल शेप कर्व बना हुआ है और इसमें कंटिन्यूसली वेरिएशंस आ रही हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो एक्स एक्सेस है उसमें हमने सिग्मा लेवल्स डिफाइन किए हुए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये होता है हमारे पास सिग्मा लेवल जो कि हमने एक्स एक्सेस पे डिफाइन किए हुए हैं। देखिए, अब हर हर कंपनी का अपने सिग्मा लेवल्स होते हैं कि स्टैंडर्ड होता है कि हर कितने सिग्मा लेवल तक हो जाएगी। कुछ जो है 2 तक जाती हैं, कोई 3 तक, कोई 4 तक, कुछ 6 तक भी जाती हैं। तो अब आप लोग देख रहे हैं जैसे कि जैसे जैसे ये सिग्मा लेवल्स आगे जाते जा रहे हैं, हमारी जो प्रोसेस वेरिएशन है वो कम होती जा रही है। और जब सिक्स सिग्मा यहाँ पर आता है, सिक्स सिग्मा जब इसकी फाइनल
स्टेज है उस पे आते हैं तो बिल्कुल ही वेरिएशन ख़त्म हो जाती हैं और हमारी जो रीडिंग है वो बिल्कुल एक्चुअल चली जाती है, मतलब ज़ीरो वेरिएशन सिक्स सिग्मा पे। नॉर्मली जो कंपनीज हैं वो थ्री से सिग्मा लेवल तक जाती हैं, और जो सिक्स सिग्मा, जब कस्टमर सिक्स सिग्मा रिकमेंड करता है तो सिक्स सिग्मा पे भी जाते हैं। सिक्स सिग्मा जो है बेसिकली एक्सट्रीम लिमिट है, इसमें बिल्कुल ही मतलब वेरिएशंस हमारी रिड्यूस हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, सिक्स सिग्मा के अंदर हमारे पास जो मेथड्स हैं वो दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक तो है हमारे पास डिमाइस, सेकंड है हमारे पास डेमोडव। डिफाइन जो है ये डिफाइन डिमाइस के अंदर हमारे पास डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल। इस तरह से डेमोडेव के अंदर हमारे पास डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन और वेरीफाई। मेरे ख्याल से इसकी जो मैंने शॉर्ट फॉर्म को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इस वजह से पता चल तो रहा होगा कि दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली अब डिमाइस हमारे पास उन प्रोसेसेस में हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि पहले से चलते हुए हैं, करंटली रनिंग प्रोसेसेस हैं, उनमें कोई हम इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं ड्यू टू कस्टमर और ड्यू टू एनी कॉज और फॉर एनी, कुछ कभी कभार अपनी भी इंडस्ट्री के अपने इश्यूज़ होते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन चाह रहे हैं वो किसी चीज़ में, तो वो भी इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, या किसी प्रोसेस में कोई बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो इस वजह से वो इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। तो डिमाइस हम उन प्रोसेस पे अप्लाई कर सकते हैं जो कि पहले से डेवलप्ड हों। इन द मीन वाइल डमडव की अगर बात करें, डेमडव की, इसके अंदर शुरू के स्टेजेस हमारे पास, जो शुरू के तीन स्टेजेस हैं वो सेम होते हैं, डिफाइन, मेजर, एनालाइज। उसके बाद हमारे पास फिर आता है डिज़ाइन एंड देन वेरीफाई। वैसे क्या पता चल रहा है, हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब ये उन प्रोजेक्ट्स पे यूज़ होगा जो कि अंडर डेवलप्ड हैं और उनके अब डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाली है, तो उसके लिए फिर हम ये वाला प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो अभी एक ब्रीफ इंट्रो था इन दोनों मेथड्स का। अब हम स्टेप वाइज इन सबको, इनके जो स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे क्या क्या हैं। डिफाइन फेज़ हमारे पास सबसे पहला फेज़ है। इसके अंदर हम वॉइस ऑफ द कस्टमर को देखते हैं, वॉइस ऑफ द कस्टमर और वॉइस ऑफ द बिज़नेस को हम देखते हैं कि अब अगर कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में के हवाले से देखें तो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, और डेवलप प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर हम देखें तो कस्टमर की क्या ऑब्जर्वेशन आई है, क्या उसने क्या चीज़ उसने पॉइंट आउट की है, क्या चीज़ ऐसी है जो उसको पसंद नहीं आ रही हमारे प्रोसेस में, या ऐसी कौन सी डेविएशंस हमारी रीडिंग्स में आ रही हैं जिसकी वजह से हम कस्टमर को उसका रिकमेंडेड आउटपुट नहीं दे पा रहे। तो डिफाइन फेज में हम इस चीज़ को ट्रैक करते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है मेजर फेज। मेजर फेज में हम क्या करते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। सेकंड फेज इज फोकस ऑन द मैट्रिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स एंड द टूल्स यूज इन द मेजरमेंट। ठीक है, मेजर फेज में हम उन टूल्स को देखते हैं, उन टूल्स से हम डेटा कलेक्ट करते हैं जो कि हमारे पास, जो उसके टूल्स हैं हम अभी आगे पढ़ेंगे वो क्या हैं टूल्स। बेसिकली मेजर फेज़ में हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि अब देखो हमारे पास डिफाइन फेज़ में आ गई, कस्टमर ने एक प्रॉब्लम, कस्टमर की तरफ से कोई इशू आया, वो हमारे पास डिफाइन फेज़ में आ गया। सेकंड हमारे पास मेजर फेज़ आता है। मेजर फेज़ में हम ये देखते हैं, हम जो कस्टमर की तरफ से इशू आया है वो क्यों आया है, उसके लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग प्रोसेस हम इन प्रोसेस इंस्पेक्शन करते हैं और ऑडिट्स परफॉर्म करते हैं और डेटा कलेक्शन। थर्ड हमारे पास आता है एनालाइज फेज़। एनालाइज फेज़ भी दोनों डेमडव और डेमाइस फेज़, डेमाइस मेथोडोलॉजी दोनों में ही आता है।
इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिटरमाइन इफ़ योर प्रोसेस इज़ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, डज द प्रोसेस हेल्प अचीव व्हाट यू नीड, आइडेंटिफाई वेरिएशंस यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, इसके अंदर हम अपने जो रनिंग प्रोसेसेस हैं उसको हम देखते हैं, उसका डेटा कलेक्ट कर लिया हमने मेजर फेज़ में। अब उस डेटा का एनालिसिस करते हैं हम कि हमारे जो प्रोसेस हैं वो कितने ज़्यादा एफिशिएंट हैं, और उसका जो डेटा कलेक्ट किया है हमने उसको हम एनालाइज करके ये पता करते हैं कि उसके अंदर कितनी वेरिएशंस आ रही हैं और कहाँ कहाँ पे वेरिएशंस आ रही है और किस वजह से वेरिएशन आ रही है। इम्प्रूव फेज़ में भी मज़ीद हम फर्दर ये स्टडी करते हैं कि वेरिएशन आ रही है तो उसकी क्या कॉज है, क्यों आ रही है, और हम किस तरह से हम ऐसे कौन से क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, किस तरह से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि वो दोबारा से वो डिफेक्ट नहीं आए, कोई वेरिएशन इस तरह से नहीं आए, अंडर टॉलरेंस ही रहे सब लोग, सब कुछ सारी रीडिंग्स और अंडर कस्टमर प्रोवाइडेड स्पेसिफिकेशन ही रहे जो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं। इम्प्रूव फेज़ में बेसिकली हम जो है मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स का आपस में रिलेशनशिप निकालते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि क्या कौन सा पैरामीटर हम कितना इंक्रीज़ करेंगे या कितना डिक्रीज़ करेंगे, या क्या चीज़ हम इसमें कम करेंगे, क्या चीज़ हम ज़्यादा करेंगे, तो उससे प्रोसेस पे इम्पेक्ट आ सकता है। प्रोसेस पे क्या इम्पेक्ट आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है या पॉजिटिव में आ सकता है, ये भी पता चलता है इसमें इम्प्रूव फेज़ में। कंट्रोल फेज़ जो है लास्ट फेज़ होता है डिवाइस मेथडोलॉजी का, डेमडेव में नहीं आता ये, ओनली फॉर डेवलप प्रोजेक्ट्स होता है। कंट्रोल फेज़ में हम जो है बेसिकली हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है वो काम कर रहा होता है इसमें। उसकी जो टास्क होता है वो ये होता है कि जो भी प्रोसेस है अभी रन हो रहा है उसके अंदर वो टाइमली उसकी रीडिंग लेता है और ये देखता है कि जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन करी है इम्प्रूवमेंट फेज़ में, वो इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो स्टेडी आ रहे हैं या अभी भी जो है इम्प्लीमेंटेशन में कोई ना कोई गैप मौजूद है। तो उस गैप को फिर रिमूव करने की फिर ये डिपार्टमेंट कोशिश करता है और उस गैप को रिमूव करता है। सेकंड हमारे पास इसके बाद आता है हमारे पास डिज़ाइन फेज़, जो कि डेमडेव मेथडोलॉजी में आता है, जो कि सिर्फ अंडर डेवलप प्रोजेक्ट्स के लिए होती है। डिज़ाइन फेज़ में हम ये देखते हैं कि अभी हमने जैसे एनालाइज कर लिया कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, क्या क्या उनका आपस में रिलेशनशिप है और किस तरह से वो एक दूसरे पे इफेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम आ गए डिज़ाइन फेज़ पे। इम्प्रूव और कंट्रोल फेज़ हमारे पास इसमें होता नहीं है डेमडम में, सही है। डिज़ाइन फेज़ में हम आ गए, डिज़ाइन फेज़ में हमने ये देखा कि अगर हम अब हमें डिज़ाइन करना है वो प्रोसेस, उसकी डिज़ाइनिंग में क्या कॉस्टिंग आ सकती है और क्या क्या प्रोसेस ऐसे हैं जो हम आउटसोर्स कर सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या ऐसे टूल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इन हाउस प्रोडक्शन में, इन हाउस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं हम जो हम खुद बना सकते हैं, कौन कौन से ऐसे केजेस हैं हम खुद यूज़ कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट की। लास्ट फेज़ हमारे पास आता है वेरीफाई का। वेरीफाई जो है लास्ट फेज़ है इसमें डेमडम में ही। इसमें हमने जो प्रोसेस डिज़ाइन किया है हम उसको वेरीफाई करते हैं ड्यू टू डिफरेंट मेथड्स, कि हमने जो प्रोसेस किया है वो उसका जो आउटपुट है वो ठीक आ रहा है, अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन आ रहा है, या जिस तरह की हमें चाहिए थी स्पेसिफिकेशन वैसा ही आ रहा है, या इसमें कुछ अभी गैप्स हैं। अगर वेरीफाई पेज में भी गैप्स हमें कुछ डिटेक्शन होती है कोई गैप्स की, तो हम दोबारा से फिर इस प्रोसेस को रिवाइज़ करते हैं और अनटिल एंड अनलेस हमें इसको प्रोसेस को रिवाइज़ करते रहते हैं अनटिल एंड अनलेस हमें जब तक कि डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ना मिल जाए।
अच्छा, अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके सिक्स सिग्मा को हम किसी भी प्रोसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टूल्स हैं जिनके बारे में मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा। बाकी अगर डिटेल देखनी है तो आप लोग खुद भी नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, सेल्फ सर्च भी कर सकते हैं। बाकी मैं इनकी अलग से एक सेपरेट वीडियोस भी बनाऊंगा, तो उसमें आइडिया हो जाएगा इन सब टूल्स का। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। इसके अंदर हमारे पास हम उस किसी भी प्रोसेस में क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो कि मेन है, और उन पैरामीटर्स में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं जो कि हमारा एक पर्टिकुलर डिफेक्ट की कॉज हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी इसमें कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस की डायग्राम में हम देखें तो हमने इसमें चार मेन पैरामीटर्स लिए हैं। जैसे कि हमारा प्रोसेस है, प्यूपिल है, स्ट्रक्चर है और प्लानिंग है। सही है। अब इसके अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमें हमारी सेल्स को डिक्लाइन करने की कॉज हो सकते हैं। सही है। अब ये इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गया, क्वालिटी हो गया, सप्लाई चेन हो गया, कमर्शियल हो गया। सारे डिपार्टमेंट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपनी अपनी सजेशन दे सकते हैं। कोई प्लानिंग की तरफ से देगा, कोई प्यूपिल की तरफ से देगा, कोई प्रोसेस की तरफ से देगा, कोई स्ट्रक्चर की तरफ से दे सकता है। ठीक है। सेकंड जो टूल है हमारे पास वो आ जाता है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें हम बेसिकली जो भी हमारा प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जो हमारे प्रोसेस कितने कितने प्रोसेस हैं और क्या क्या स्टेप्स है वो प्रोसेस गुजरते हैं, तो ओवरऑल उस पूरे प्रोजेक्ट के सारे प्रोसेस के अंदर हम डिफ़ाइन करते हैं थ्रू स्पेसिफिक सिंबल्स। थर्ड हमारे पास जो टूल है वो पराटो चार्ट है। पराटो चार्ट में हमारे पास बार्स के थ्रू डेटा शो हो रहा होता है और बार्स में हम लेते हैं वो सारे पैरामीटर्स, और उन पैरामीटर्स में जो डिफेक्ट आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स में कितने कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे इसमें देखते हैं वेट टाइम, फूड स्टेट, नो एटमॉस्फेयर, इसमें कितने डिफेक्ट आए, इस वजह से कितने डिफेक्ट आए, मतलब एक पर्टिकुलर पैरामीटर की वजह से कितने डिफेक्ट आ रहे हैं, हम इसमें ये एनालाइज करते हैं परेटो चार्ट के थ्रू। और देन इसके बाद जो आपको लाइन नज़र आ रही है इसमें इसमें कम्युलेटिव सम इन डिफेक्ट्स का ये कम्युलेटिव सम दिखाती है। देन हमारे पास हिस्टोग्राम आता है। हिस्टोग्राम में हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रोसेस के अंदर जो वेरिएशन है वो कितनी आ रही है। मतलब ये हिस्टोग्राम जितना ज़्यादा एक्सपेंड होगा उतनी ज़्यादा हमारे अंदर हमारे जो प्रोसेस होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, उसके प्रोसेस में उतनी ज़्यादा वेरिएशंस हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है। और जैसे ही ये जो हिस्टोग्राम है, ये इसका जो कर्व है वो स्टेडी हो जाएगा, तो मतलब हमारे पास वेरिएशंस ख़त्म हो गई हैं सारी, अब कोई वेरिएशन नहीं है। देन हमारे पास चेक शीट है। चेक शीट जो मोस्टली यूज़ होती है वो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में यूज़ हो रही होती है, ऑडिट्स पर्पस में और इंस्पेक्शन पर्पस में, कि ये इंस्पेक्शन है इतनी डिग्री है, अब ये इतनी डिग्री इसमें है और इसकी टॉलरेंस इतनी है, और हमने ये इसको चेक कर लिया है, ये इस तरह से चेक लिस्ट नॉर्मल है, ये यूज़ हो रही होती है। आइडिया हो गई, इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट हमारे पास क्या है, कोई भी पैरामीटर्स हैं हमारे पास, उन पैरामीटर्स का आपस में रिलेशनशिप पता करना है कि क्या डायरेक्ट है, इन्वर्स है, कैसा रिलेशनशिप है आपस में। उस रिलेशनशिप को पता करने के लिए हम स्कैटर प्लॉट यूज़ करते हैं। अगर रिलेशनशिप जितना ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, उतना ज़्यादा जो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो एक लीनियर कर्व में आएंगी, एक लीनियर स्ट्रेट लाइन में आएंगी, जो कि इंक्रीज़ कर रही होंगी। और अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा, कुछ कुछ मतलब डेविएशन होगी हमारी रीडिंग्स में, तो एक स्ट्रेट लाइन से बाहर आएंगी। अब जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें जो कि मैंने यहाँ पे शो करी है,
इसके अंदर हमारी ये वैल्यूज़ हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं, मतलब ये वैल्यूज़ हैं, मतलब इतना परसेंटेज हम इन वैल्यूज़ की निकालेंगे, मतलब इतना परसेंटेज हमारे जो दो पैरामीटर्स हैं आपस में, इतना परसेंटेज डायरेक्ट रिलेशनशिप है, बाकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं दोनों पैरामीटर्स। और जो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो कि डेविएट हो रही हैं स्ट्रेट लाइन से, ये सारी वो वैल्यूज़ हैं जो कि डेविएशन है हमारे प्रोसेस में। मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को हम जब सम करके परसेंटेज निकालेंगे तो हमें ये पता चल जाता है इससे कि हमारे पास इतनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं ये दोनों पैरामीटर्स। ठीक है, अब पैरामीटर्स की जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है हमारी इसमें सिक्स सिग्मा की इम्प्लीमेंटेशन में। ये अभी जब हम केस स्टडी करेंगे आगे तो उसके अंदर देखेंगे, आइडिया हो जाएगा। सबसे जो लास्ट है हमारे पास वो कंट्रोल चार्ट्स हैं। कंट्रोल चार्ट्स में हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपर और लोअर लिमिट डिस्प्ले कर देते हैं। अपर लिमिट हमारी क्या होगी और लोअर लिमिट क्या होगी, एक तरह से टॉलरेंस लेवल है कि पॉजिटिव टॉलरेंस लेवल क्या होगा और नेगेटिव टॉलरेंस लेवल क्या हो सकता है। मैक्सिमम कितनी डेविएशंस हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और मिनिमम कितनी डेविएशन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये इसमें डिफाइन होता है। और जो एक्चुअल जो हमारी रीडिंग होती है वो कितनी आनी चाहिए, वो हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू उसका लेवल डिफाइन करते हैं। तो उस स्ट्रेट लाइन पे जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं मतलब वो बिल्कुल ठीक आ रही हैं, विदाउट टॉलरेंस आ रही हैं। ठीक है, अब हमने टूल्स देख लिए, हमने मेथड्स देख लिए, क्या क्या मेथड्स होते हैं। एक अगर रिकैप करूँ तो हमने स्टार्ट किया था सिक्स सिग्मा की एक शॉर्ट डेफिनेशन से, फिर उसके बाद हमने सिग्मा को देखा, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा लेवल्स क्या होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस कितने लेवल्स तक जाती हैं, और सिक्स सिग्मा तक अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जाए तो उसके क्या बेनिफिट उसको मिलेंगे, हमने ये भी देखा। फिर उसके बाद हमने मेथड्स देखे सिक्स सिग्मा को अप्लाई करने के कितने मेथड्स हैं, दो तरह के मेथड्स हैं, डेमडव और डिमाइस। और फिर हमने इन मेथड्स के अंदर डिफरेंस देखा कि कौन सा मेथड कौन से प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई हो सकता है। फिर उसके बाद हमने मज़ीद इन मेथड्स को स्टेप वाइज भी समझा कि इसमें कितने स्टेप्स हैं और हर स्टेप्स में हम क्या क्या कर रहे होते हैं, हमने ये भी देखा। उसके बाद हमने अभी लास्ट स्लाइड में हमने ये टूल्स भी देख लिए कि सिक्स सिग्मा को अप्लाई करने के लिए हम कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं केस स्टडी की तरफ। केस स्टडी हमारी एक मैंने जनरल केस स्टडी ली है। इसमें एक हॉस्पिटल है जो कि पहले से खुला हुआ है, उसके अंदर एक सर्वे किया है सिक्स सिग्मा टीम में। तो जो कंप्लेंट्स आई हैं, कस्टमर क्या होते हैं हॉस्पिटल में, पेशेंट्स होते हैं। पेशेंट की तरफ से जो कंप्लेन आई है वो ये कि उनको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के बाद डॉक्टर से मिलने के लिए काफ़ी देर तक लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इस स्टडी में हमारा जो गोल है वो ये कि हम जो 42 मिनट्स का लॉन्ग वेट टाइम है उसको हम रिड्यूस करके 15 मिनट करेंगे इन दी नेक्स्ट 5 मंथ्स के पीरियड में। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया था, डिफ़ाइन फेज़ आता है पहले, सबसे पहले। और डिफ़ाइन फेज़ में मैंने बताया था वॉइस ऑफ द कस्टमर होती है और वॉइस ऑफ द बिज़नेस होती है। वॉइस ऑफ द बिज़नेस में सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें, टू मच वेट टाइम फॉर द पेशेंट्स टू मीट डॉक्टर। अच्छा, अब जो वेट टाइम है, अगर टू मच वेट टाइम हुआ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वेट टाइम हुआ हॉस्पिटल में, तो ज़ाहिर सी बात है फिर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा, वो कहेगा इतना ज़्यादा हमें वेट करना पड़ रहा है, वो किसी और हॉस्पिटल में जा सकता है। मतलब एक हॉस्पिटल की रेपो में इफ़ेक्ट पड़ सकता है इससे। बिजनेस इश्यूज़ हमारे पास क्या हो सकते हैं, अनसेटिस्फाइड जो पेशेंट्स होंगे वो दूसरे हॉस्पिटल में चले जाएंगे जो कि सेम अमाउंट में और इजीली वहाँ पे डॉक्टर कम टाइम में अवेलेबल होगा और वहाँ पे उनका कम टाइम यूज़ होगा, तो वो ज़ाहिर सी बात है पेशेंट्स वहाँ पे मूव आउट होंगे और इस हॉस्पिटल के जो पेशेंट हैं वो कम हो जाएंगे, कस्टमर कम हो जाएंगे। क्रिटिकल बिजनेस रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो
अच्छा, इसमें क्या है, टू रिड्यूस द वेट टाइम ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम एंटरिंग द हॉस्पिटल टू सीइंग अ डॉक्टर। इसके अंदर क्रिटिकल बिजनेस रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हम इसमें पेशेंट के एंटर होने से लेके डॉक्टर से मिलने तक का टाइम रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आती है वॉइस ऑफ द कस्टमर। वॉइस ऑफ द कस्टमर में क्रिटिकल कस्टमर रिक्वायरमेंट आती है, कस्टमर इशूज़ आते हैं, वॉइस ऑफ द कस्टमर आती है। क्रिटिकल कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या है कि टू बी एबल टू मीट द डॉक्टर विद मिनिमम वेट टाइम। कम से कम टाइम में हम जो कस्टमर है वो चाहता है कि डॉक्टर से मिल ले, जो भी इशूज़ हैं उसके साथ डिस्कस कर ले। और फिर उसके बाद कस्टमर इशूज़ हैं। कस्टमर इशू क्या है, वो वेट इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन यू आर अनवेल। अब जैसे अगर कस्टमर है कोई, अब पेशेंट है, उसकी कोई अर्जेंट है, कोई बहुत ज़्यादा किसी की तबीयत ख़राब है, तो वो इतना ज़्यादा तो वेट नहीं करेगा ना कि आधे घंटे 1 घंटे का वेट नहीं करेगा वो। अगर किसी का अर्जेंट केस है तो वो वेट नहीं करेगा, वो चाहेगा ये कि जल्द से जल्द उसकी डॉक्टर से बात हो जाए और उसकी जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो जाए। वॉइस ऑफ द कस्टमर में क्या है, टू मच ऑफ वेट टाइम टू सी अ डॉक्टर। वॉइस ऑफ द कस्टमर यही है कि ये बेसिकली कस्टमर की आवाज़ होती है, जो पेशेंट्स हैं वो क्या चाह रहे हैं। वो होती है कि अब उनकी ही है डिमांड के भाई डॉक्टर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। अच्छा, दोनों वॉइस ऑफ द बिज़नेस हमें लेके जाता है क्रिटिकल टू प्रोसेस, हम सीटीपी की तरफ। हम वॉइस ऑफ द बिज़नेस के थ्रू अपना सीटीपी इम्प्रूव कर सकते हैं और वॉइस ऑफ द कस्टमर के थ्रू हम अपना सीटीक्यू इम्प्रूव कर सकते हैं। दोनों में जो हमारे गोल हैं वो दोनों सेम ही हैं। हमें अपना जो वेटिंग टाइम है वो रिड्यूस करना है, 42 मिनट्स से लेके 15 मिनट्स तक रिड्यूस करना है। इसके बाद अभी हमारा डिफ़ाइन फेज़ ही कंटिन्यू है। इसके अंदर हमने जो हमारी सबसे पहले जो केस स्टडी है हमने वो डिफ़ाइन करी है, जो हमारा बिज़नेस केस है वो हमने डिफ़ाइन किया है। दैन हमने जो कस्टमर की तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी उसको डिफ़ाइन किया है कि क्या प्रॉब्लम है। 42 मिनट्स है हमें नॉर्मली कस्टमर को वेट करना पड़ता है डॉक्टर से मिलने के लिए। थर्ड, हमने अपना गोल डिफ़ाइन किया है, सिक्स सिग्मा हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका क्या गोल है। वो ये गोल है कि हमें जो वेटिंग टाइम है वो कम करना है 42 मिनट से 15 मिनट्स। और कितने पीरियड टाइम पीरियड में हम कम करेंगे हमने वो डिफ़ाइन कर दिया है। इन द 5 मंथ्स के टाइम पीरियड में हम उसको कम कर देंगे। हमारे जो स्कोप में आता है हम कहाँ का वेट टाइम इस वक्त कम करेंगे 5 मंथ्स के अंदर, वो है हमारा ओपीडी डिपार्टमेंट। माइलस्टोन्स हमने डिफ़ाइन कर दिए हैं। डिफ़ाइन जो हमारा फेज़ है, डिफ़ाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। अच्छा, यहाँ पे आप लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर अब पता तो चल गया होगा, यहाँ पे इन्होंने माइलस्टोन में बता दिया है डिफ़ाइन, मेजर, एनालाइज, डिमाइस टेक्नोलॉजी, डिमाइस मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इसमें खुद अपनी थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ पे कर सकते हैं कि डिमाइस क्यों यूज़ करा उन्होंने और डेमडफ क्यों नहीं यूज़ किया, जो दूसरी वाली मेथडोलॉजी है वो क्यों नहीं यूज़ करी। ठीक है, आप लोग ये पॉज करके थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करके फिर मुझे जो भी इसका रीज़न हो वो आप लोग उसमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अच्छा, डिफ़ाइन फेज़ को हमने डिफ़ाइन बता दिया कि इसमें क्या टाइम पीरियड रहेगा हमारा, कब से स्टार्ट होगा, कब तक करेंगे। फिर उसके बाद मेजर, फिर उसके बाद एनालाइज फेज़ कब तक स्टार्ट होगा, कब तक रहेगा, कब तक उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफ़ाइन फेज़ में हमारे पास एक लास्ट जो चीज़ आती है वो कॉपिस आता है। कॉपिस के अंदर हमारे पास, कॉपिस क्या है बेसिकली, एक प्रोसेस मैप है जिसके अंदर हम कस्टमर, आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट और सप्लायर को हम डिफ़ाइन करते हैं। कस्टमर हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास कस्टमर पेशेंट्स होंगे। आउटपुट हमारे पास क्या होगा, आउटपुट हमारे पास डॉक्टर विजिट होगा। प्रोसेस को वहाँ भी हम देखते हैं क्या है। इनपुट हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड जिसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है। सप्लायर हमारे पास पेशेंट है। अब सप्लायर हमारे पेशेंट इसलिए तरह से हैं कि पेशेंट ही पेशेंट को लेकर आता है। जब पेशेंट कोई आया है आपके हॉस्पिटल में और आपका हॉस्पिटल अच्छा रिस्पॉन्स है तो वो फिर मज़ीद पेशेंट को वो उस डॉक्टर और उस हॉस्पिटल को रिकमेंड करता है। तो इस तरह से हमारा सप्लायर भी पेशेंट ही होता है। प्रोसेस क्या है हमारे पास, प्रोसेस हमारे पास ये है कि पेशेंट एंटर होता है हॉस्पिटल में, फिर वो रजिस्ट्रेशन काउंटर में जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए
और फिर वहाँ पे जो क्यू होती है उसमें वेट करता है, और फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन काउंटर से फिर रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पेमेंट करता है। फिर उसके बाद डॉक्टर का जो असिस्टेंट होता है उसको, जो पेमेंट करने के बाद जो उसे कार्ड मिला होता है वो डॉक्टर के असिस्टेंट को सबमिट करता है, और फिर उसको वो पेशेंट असिस्टेंट जो है डॉक्टर से मिला देता है। मेजर फेज़ में अब हम आते हैं। मेजर फेज़ में हमने करा है कॉज एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस। अच्छा, इसको जो है कॉज एंड इफ़ेक्ट एनालिसिस को हम फिश बोन डायग्राम कहते हैं। जो हमने इसमें जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं इसको फिश बोन डायग्राम कहते हैं, क्योंकि आप लोग देखें तो इसके अंदर जो फ़िश का स्केलेटन है ना वो बनता है, तो इस वजह से इसको फिश बोन डायग्राम कहते हैं। इसके अंदर जो हमने मेन पैरामीटर्स लिए वो डॉक्टर्स, मशीन, प्रोसेस, मेजरमेंट, मदर नेचर एंड पीपल, ये लिए हैं। और हम इसके थ्रू जो एनालाइज करना चाह रहे हैं वो कॉजेज़ हैं, हाई वेट टाइम की कॉजेज़ हम पता करना चाह रहे हैं, तो वो एट द एंड हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, अब डॉक्टर्स की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं जो कि हाई वेट टाइम की वजह बन रही हैं। नॉट अवेलेबल है, राउंड टेक्स लॉन्ग टाइम, डॉक्टर्स कम हैं। इसी तरह से मेजरमेंट में कौन सी फेजेस हैं जो कि हमारी हाई टाइम की वजह से बन रही हैं। डे ऑफ द वीक, वीक ऑफ द मंथ, ओपीडी अवेलेबल ओनली इन मॉर्निंग्स ओनली। मदर नेचर क्या है कि वेनसडे को यहाँ पे ज़्यादा क्राउड होता है और वीकेंड्स पे यहाँ पे नॉर्मली ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो इस वजह से जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। मशीन क्या है, सिस्टम इश्यूज़ हैं, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं काउंटर पे तो उसकी मशीन, उसके प्रिंटर नहीं काम कर रहा सही तरह से, या उसके पास कोई नेटवर्क का इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से वो आपका डेटा नहीं ले पा रहा और आपकी एंट्री नहीं कर पा रहा। प्रोसेस में हमारे पास लेंथी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हमने इतना डेटा रखा हुआ है, हॉस्पिटल वालों ने इतना डेटा आपसे कलेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा है और उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। और क्यूज़ जो हैं वो, नंबर ऑफ़ काउंटर्स कम है तो इस वजह से क्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे भी बन सकता है, उससे भी वेटिंग टाइम बढ़ सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने मेजर फेज़ में डेटा कलेक्शन प्लान बनाया। डेटा कलेक्शन प्लान में हमने जो पैरामीटर्स हैं उनको हमने एक्स एंड वाई एक्सिस पे प्लॉट करना होता है फॉर एनालिसिस, जिसको हम एनालाइज करेंगे अपने एनालाइज फेज़ में। ठीक है, हमने क्या करा, हमारा जो वेटिंग टाइम का जो पैरामीटर था वो हमारा मेन है, जिसके लिए हम बेसिकली सिक्स सिग्मा को परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो हमारा मेन पैरामीटर होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होता है, और जो उसके अलावा जो बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो हम रखते हैं एक्स एक्सिस पे। इसके बाद हमने एनालाइज फेज़ में उन सारे जो पैरामीटर्स हैं वेट टाइम को हमने वाई एक्सिस पे रख दिया, और जो बाकी पैरामीटर्स हैं उनको हमने एक्स एक्सिस पे रख दिया। उसके बाद हमने एक, ये क्या था, परेटो चार्ट के थ्रू हमने हर जो पैरामीटर है उसके अंदर कितने कितने डिफेक्ट आ रहे हैं इसको हमने एनालाइज करने की कोशिश करी है इससे। और जो लाइन है हमारे ऊपर, ये जो कर्व लाइन दिखा रहे हैं ये कम्युलेटिव सम है इन सब जो भी डिफेक्ट्स हैं, सारे पैरामीटर्स में कितने डिफेक्ट्स आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इम्प्रूव फेज़। इम्प्रूव फेज़ में हम हर पैरामीटर में जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसके 5 वाइस हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सलूशन भी सजेस्ट करना होता है इसके अंदर। अब जैसे डॉक्टर अवेलेबिलिटी है पहला, इसके अंदर क्यों हो सकती है ये, जो डॉक्टर राउंड करता है, राउंड पे जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या डॉक्टर आता ही लेट है, इन ही लेट करता है, या फिर उसकी कोई अचानक मीटिंग आ जाती है जो कि अनप्लान्ड होती है, या फिर बगैर बताए कोई छुट्टी करता है, अनप्लान्ड लीव्स होती हैं उसकी, या फिर डॉक्टर ने कोई रिज़ाइन दे दिया किसी ने, या कोई लीव पर है। सही है, इसका सोल्यूशन हमने ये दिया है कि ऑल अनप्लान्ड मीटिंग्स आर टू बी शेड्यूल्ड आफ्टर ओपीडी टाइमिंग। मतलब ओपीडी टाइमिंग के बाद जो है सारी अनप्लान्ड मीटिंग्स, जो भी ऐसी मीटिंग्स होंगी जो कि
जिनका कोई शेड्यूल नहीं होगा, वो ओपीडी टाइमिंग के बाद हम उसको रखेंगे। सेकंड, हम एक कैलेंडर जनरेट करते हैं जिसमें जो जितनी भी लीव्स होती हैं डॉक्टर की, वो हमारी प्लान होती हैं। वो डॉक्टर जो है उसके अंदर लीव प्लान करके एक हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है उसको प्रोवाइड कर देता है कि भाई इस दिन ये डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा। और नॉर्मली ऐसे होता है, जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें यही हो रहा है, और बड़े छोटे सारे हॉस्पिटल में यही हो रहा है कि डॉक्टर जो जो डॉक्टर के आवर्स होते हैं वो उसमें डिफाइन होते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास। तो नॉर्मली जो वेबसाइट्स पे भी हम अगर डॉक्टर का नाम लिख के सर्च करें तो उसके आ जाता है डेटा कि इस टाइम पे इस हॉस्पिटल में ये होता है डॉक्टर। सेकंड, हमारे पास रजिस्ट्रेशन काउंटर टाइम है। इसके अंदर क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, क्या क्या वायस हो सकते हैं। अच्छा, ये वायस जो हैं 5 वायस मैक्सिमम हैं। हम जैसे कम भी हो सकते हैं, लेकिन 5 वायस से ज़्यादा हम नहीं करते। रजिस्ट्रेशन काउंटर टाइम से जो हमारा वेटिंग टाइम इंक्रीज़ हो रहा है उसमें क्या क्या हो सकते हैं। लेस काउंटर्स हो सकते हैं, स्टाफ अवेलेबल नहीं है, क्या कम है, या वो ट्रेन नहीं है, ये भी हो सकता है। वेंडर डज नॉट हैव एसएलए। ये एसएलए जो है ये बेसिकली मतलब वो कोई मशीन्स हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए जो मशीन्स हैं वो वेंडर ने प्रोवाइड नहीं करी हैं। वो मशीन जो है वेंडर की तरफ से जो डेटा एंट्री की मशीन है वो प्रोवाइड नहीं हुई है, या कोई और हॉस्पिटल के अंदर ऐसी मशीनरी है जो कि वेंडर की तरफ से नहीं प्रोवाइड हुई है। तो हम उसको कहते हैं एसएलए, वेंडर के लिए क्रिएट करते हैं कि भाई इस रिक्वायरमेंट पे इस टाइम तक ये मशीन आ जानी चाहिए। डे ऑफ द वीक वेनसडे है, जैसे वेनसडे या कोई भी ऐसा दिन जिसमें जैसे तो वीकेंड्स आ जाते हैं, या कोई ऐसा डे जिसमें हॉस्पिटल जो है डिस्काउंट देता हो, या किसी वजह से वहाँ पे वीकेंड्स पे नॉर्मली सभी लोग घर पे होते हैं, तो वो फिर हॉस्पिटल्स में रश हो जाता है उस वजह से। तो उसके लिए हमने क्या करा है, हैंडल मोर पेशेंट्स ऑन वेनसडे। हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट को ज़्यादा स्टाफ बुला लेते हैं उस दिन, ताकि इजीली जो है ज़्यादा क्राउड आएगा तो उसको इजीली मैनेज कर सकें हॉस्पिटल स्टाफ, उसमें कोई वेटिंग टाइम हमारा इंक्रीज़ ना हो उसकी वजह से। वीकेंड्स वीकेंड्स भी सेम है, वही हम जो है हॉस्पिटल का स्टाफ जो है वो बढ़ा सकते हैं कि वो ज़्यादा क्राउड होगा उसको इजीली हैंडल कर ले। देन कंट्रोल फेज़ में हम आते हैं। कंट्रोल फेज़ में हम बनाते हैं कंट्रोल प्लान के क्या क्या जो हमने सोल्यूशन है वो इम्प्लीमेंट करना है। आफ्टर मैनेजमेंट डिसीजन कौन कौन से जो सजेशन थे हमने इम्प्रूव फेज़ में डिसाइड किए थे वो जो है इम्प्लीमेंट हो करने हैं हमको, और कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे, और कौन इम्प्लीमेंट करेगा, और कब से इम्प्लीमेंट करेगा, और कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, और इम्प्लीमेंटेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हम इसमें ये देखते हैं। जैसे अगर अब मैं सारे पैरामीटर्स में नहीं बताऊंगा, सिर्फ पहला वाला देख लेते हैं। बाकी अगर पैरामीटर में आप लोग खुद देख लेगा, और आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं देखता हूँ तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। अच्छा, चेंज इन मीटिंग टाइम हमें इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि और सारी जो अनप्लान्ड मीटिंग्स हैं वो ओपीडी टाइमिंग्स में नहीं होंगी, ओपीडी के बाद जो है वो शेड्यूल होंगी अनप्लान्ड मीटिंग। तो ये इम्प्लीमेंट करना है हमको, और ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, इसकी डोमेन डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर्स पे इम्प्लीमेंट होगा ये। और कौन इम्प्लीमेंट करेगा, हॉस्पिटल में कौन सा डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करेगा, एडमिन डिपार्टमेंट या डायरेक्टर। एडमिन जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। कब से इम्प्लीमेंट करेगा वो हमने एक टाइम बता देंगे कि भाई 3 जून, या जो भी होगी डेट, इफेक्टिव डेट हो सकती है, फीजेबल डेट जो भी हो सकती है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। हाउ इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे इम्प्लीमेंट होगा। चेंज द शेड्यूल ऑफ ऑल अनप्लान्ड मीटिंग्स, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, सारी अनप्लान्ड मीटिंग्स को हम उसका शेड्यूल हम चेंज कर देंगे, उठा के हम ओपीडी के बाद रखेंगे।
फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वीकली होगी। चेक कहाँ से होगा, जो एडमिन का डायरेक्टर होगा वही इसके चेक करेगा कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया उससे वो वैसे ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो सजेशन थी, जो इम्प्लीमेंटेशन जैसी होनी थी वैसी हो रही है या नहीं हो रही। ये कंट्रोल वाला फेज़ है, जैसा कि मैंने जब डिमाइस मेथडोलॉजी में बता रहा था तो उस वक्त बताया था कि कंट्रोल जो होता है बेसिकली क्वालिटी चेक होता है या फिर ऑडिट्स होता है। तो एडमिन का जो डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टर ज़रूरी नहीं है, कोई भी डायरेक्टर अपना सबऑर्डिनेट भी असाइन कर सकता है यहाँ पे कि वो इंटरनल ऑडिट्स परफॉर्म करे और देखे कि भाई जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो रही है, जैसे जैसे इम्प्लीमेंट करनी थी वैसे हो रही है, वीकली बेसिस पे हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है एज़ पर रिक्वायरमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सबसे लास्ट में कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट में हम एनालाइज करते हैं, वो वाली रीडिंग्स लेते हैं जो कि हमारे पास जब हमने सिक्स सिग्मा अप्लाई नहीं किया था, सिक्स सिग्मा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई नहीं किया था, जब हमारे प्रोसेस में क्या रीडिंग्स आ रही थी, क्या वैल्यूज़ थी हमारे पैरामीटर्स की, डिफेक्ट की क्या वैल्यूज़ थी। और अब हमने सिक्स सिग्मा अप्लाई कर दिया है, वेटिंग टाइम हमारा कम हो गया है, तो उसमें अब आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा हमारे जो पैरामीटर्स हैं उसकी क्या वैल्यूज़ हैं। तो अब हम आप लोग देख सकते हैं इसमें जो ग्राफ है, इसके अंदर हमारा सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ आया है वेटिंग टाइम में 40 से। अब ये पहले 40 to 45 मिनट्स पे आ रहा था वेटिंग टाइम जिन पैरामीटर्स का, उन्हीं पैरामीटर्स का वेटिंग टाइम कम हो के 10 to 20 के दरमियान अराउंड आ गया है, जो कि मतलब हमें, और हमारा जो मेन टास्क था वो भी यही था सिक्स सिग्मा अप्लाई करने का इस केस स्टडी पे, कि 42 मिनट्स 40 अबव जो वेटिंग टाइम है उसको रिड्यूस करके हमें 12 मिनट्स to 15 मिनट्स पे लेके आना था। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप वो 10 to 20 मिनट्स के अराउंड है मोस्टली। अगर हम इसमें देखें तो ये ऐसे ही होगा, 15 to 12 मिनट्स का अराउंड आ गया है ये, और पहले था 42 to 45 मिनट्स के अराउंड आ रहा था ये। ठीक है, थैंक यू। इसमें हमने क्या क्या देखा, एक रिकैप कर लेते हैं। स्टार्ट किया हमने एक शॉर्ट डेफिनेशन से, उसके बाद हमने ये देखा कि सिग्मा लेवल्स जो हैं जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारी जो प्रोसेस के अंदर वेरिएशंस है वो कम होती जाएगी। और फिर उसके बाद हम मज़ीद आगे आए, उसमें हमने देखा कि सिक्स सिग्मा को अप्लाई करने के लिए क्या क्या हमारे पास मेथड्स हो सकते हैं। दो तरह के मेथड्स हमने डिस्कस करे, डिमाइस और डेमडेव, और इन दोनों मेथड्स को हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं हमने ये डिस्कस करा। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं सिक्स सिग्मा को अप्लाई करने के लिए। उन टूल्स को अभी हमने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, उनकी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें डिस्कशन हो जाएगी इन पे, इनका इशू नहीं है इतना ज़्यादा। और इन दी एंड हमने एक केस स्टडी भी देखी, जिसमें केस स्टडी में हमने ये देखा कि मुख्तलिफ जो टूल्स हैं वो किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, और डिफ़ाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल, ये जो फेजेस हैं वो हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और क्या टूल्स उसमें यूज़ करते हैं, किस तरह से उन टूल्स को इस्तेमाल करके हम अपनी जो प्रोसेस है उसको अंदर हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और एंड रिज़ल्ट भी हमने देखा इसके अंदर कि हमारे पास वाकई में वेटिंग टाइम में रिडक्शन हुई है और एज़ पर रिक्वायरमेंट हुई है, जो हमारा गोल था वो अचीव हुआ है इससे। ठीक है, यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।